नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट, ईएसआईसी, जीएमसीएच, पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले विद रसनल है। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे बात करने वाले हम कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की। तो आज की इस एमसीक्यू सेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एमसीक्यू हम लेके आए हैं। और वीडियो की इस कड़ी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि अगर आपने नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग के साथ में, इस लोगो के साथ में एक ऐप दिखेगा आपको। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। इस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू लिख दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का, जहां पे आपको मिलने वाला है हर एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हुआ है इग्नू का, वहां का क्वेश्चन पेपर है, आपको पीडीएफ्स अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री जो है नोवल वेलकम टेस्ट सीरीज वहां पे अवेलेबल है। तो इन सब चीजों को आप अटेंड करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और इसके अलावा इन फ्यूचर इसी ऐप के ऊपर डिफरेंट टाइप के नॉर्सेट 2021 से रिलेटेड सारी सामग्री धीरे धीरे आपको अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ध्येय एक है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसी ध्येय और उसी कंटेंट के साथ में काम कर रही है टीम नोवल। तो बस आप लोगों से गुजारिश है, ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए ताकि आप फायदा उठा सके टीम नोवल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। शुरू करते हैं आज की इस एमसीक्यू सेशन का। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। द क्वेश्चन इज आस्किंग द टर्म ब्रेडिकार्डिया मींस। सवाल आपसे पूछ रहा है कि ब्रेडिकार्डिया का क्या मतलब होता है। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रेडी वर्ड का मतलब होता है स्लो। ब्रेडी वर्ड का मतलब होता है स्लो और कार्डिया वर्ड का मतलब होता है हार्ट। ब्रेडी वर्ड का मतलब होता है स्लो, कार्डिया वर्ड का मतलब होता है हार्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक ग्रॉसली इरेगुलर हार्ट बीट। तो इसका संबंध इरेगुलरिटी से नहीं है ना। हार्ट रेट रेगुलर और इरेगुलर होती है, पर ये इरेगुलरिटी नहीं है, ये तो स्लो हार्ट है। मतलब नॉर्मल जो स्पीड होती है उस स्पीड से हार्ट क्या हो गया, स्लो हार्ट को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। हार्ट रेट ऑफ ओवर 90 से ज्यादा को टेकी कहते हैं, फास्ट हार्ट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेकी। और ये फास्ट को इंडिकेट करता है, टेकी और फास्ट हार्ट इसको बोलते हैं। और हार्ट रेट अंडर 60 से नीचे, ये ब्रेडिकार्डिया है ना। अगर 60 बीट पर मिनट से नीचे हार्ट रेट है तो ये ब्रेडिकार्डिया है। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दिस इज ब्रेडिकार्डिया। और हार्ट बीट है रेगुलर स्किप्ड बीट, ये इरेगुलर हार्ट रेट ही होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सी, हार्ट रेट अंडर 60। और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका मतलब ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। दो होते हैं, टेकी और ब्रेडी, ये था ब्रेडिकार्डिया। और जब भी हार्ट रेट 60 से कम हो, ब्रेडिकार्डिया हो, स्पेशली बच्चों के अंदर, नियोनेट्स के अंदर, किसकी बात करें अपन, नियोनेट के अंदर हार्ट रेट अगर 60 से कम हो तो उसको सीवियर ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सीवियर ब्रेडिकार्डिया। और सीवियर ब्रेडिकार्डिया अगर न्यूबॉर्न या नियोनेट में हो तो उसमें रिससिटेशन की जरूरत होती है। रिससिटेशन चेस्ट कंप्रेशन है ना, सीपीआर में रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जिसमें किया जाता है चेस्ट कंप्रेशन। क्या देते हैं उसमें, चेस्ट कंप्रेशन। ये सीवियर ब्रेडिकार्डिया का चीज रहता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा सी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है वो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वेस्कुलर सर्जरी के बाद में। कोई भी ब्लड वेसल की सर्जरी की आपने तो उस सर्जरी के बाद में कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वैन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। और वेस्कुलर सर्जरी में क्या होती है, वैन की जो अंदर वाली एपिथेलियल लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है और जिसकी वजह से वहां पे थ्रोम्बस बनते हैं और उसकी वजह से वैन का इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। तो द साइन दैट इंडिकेट पॉसिबल थ्रोम्बस फॉर्मेशन इज, कौन सा साइन इंडिकेट करता है कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है। इसका साइन क्या है, कर्निंग साइन, हेगार साइन, होमान साइन, ब्रूट-जिन्स्की साइन। 4 साइन यहाँ पे लिखे हुए, जवाब लिखिएगा, 4 साइन लिखे हुए। और क्या बात है भाई, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इट्स होमान साइन। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में वैन के अंदर थ्रोम्बस बन गया, इसके बारे में बताने वाला साइन होता है होमान साइन। तो क्या होता है होमान साइन, इसके बारे में बात अगर अपन करें तो इस पिक्चर से देखिएगा कि होमान साइन वैसे तो
कोई रिलायबल साइन नहीं है, एक अनरिलायबल साइन है, लेकिन अभी भी फिजिकल असेसमेंट का पार्ट इसको माना जाता है। इस ओमान साइन में क्या करते हैं हम, डॉर्सिफ्लेक्शन करते हैं फुट का, है ना। ये जो फुट है, जैसे ये फुट है, यहाँ पे आपने सपोर्ट दिया हैंड से, और ये जो फुट है, इस फुट को आपने क्या किया, डॉर्सिफ्लेक्शन किया। डॉर्सिफ्लेक्शन का मतलब होता है इधर की तरफ फ्लेक्स करना। तो एग्जामिनर जब पेशेंट के फुट को डॉर्सिफ्लेक्स करता है, इस तरीके से इधर की तरफ फ्लेक्स करता है, तो ये जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं काप मसल। कौन सी मसल है ये, काप मसल। पेन होता है काप के अंदर, ये जो काप एरिया है, यहाँ पे मरीज क्या फील करेगा, पेन, दर्द होगा उसको काप मसल के अंदर। कहाँ पेन होगा, काप मसल के अंदर, जिसको सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पे पेन होगा, काप पेन, और काप पेन जब होता है तो ये इंडिकेट करता है कि वहां पे थ्रोम्बस बना हुआ है ना। ये देखने को मिलता है फ्लेबाइटिस के अंदर, थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशन के अंदर, जिसमें क्लॉट फॉर्मेशन होता है। जैसे डीबीटी इसका एक और एग्जांपल है, डीप वैन थ्रोम्बोसिस, वहां भी थ्रोम्बस है, वैन के अंदर थ्रोम्बस है, और डीप वाली वैन के अंदर थ्रोम्बस है। तो काप पेन, इसी को बोलते हैं होमान साइन। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, होमान साइन यहाँ पे आंसर बनेगा। इसके अलावा जो एगार साइन होता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो होता है, उसको एगार साइन के नाम से जानते हैं। तो ये एगार साइन नहीं है। एगार साइन किसको बोलते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इट्स नॉट एगार साइन। इसके अलावा कर्निंग और ब्रूड जींस की दो साइन है। तो कर्निंग साइन और ब्रूड जींस की साइन क्या होती है, इसको अपन समझे, दोनों ही मेनिंजाइटिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, मेनिंजाइटिस, दोनों का संबंध जो है वो मेनिंजाइटिस से। कर्निंग साइन में क्या करते हैं कि आप नी जो है उनको फ्लेक्स करते हैं 90 डिग्री पे। ये देखिएगा, नी जो है इनका फ्लेक्शन कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे नी को फ्लेक्स किया। उसके बाद में आप हिप को फ्लेक्स करते हैं 90 डिग्री पे, तो हिप है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री के एंगल है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री के एंगल है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो नी और हिप 90 डिग्री पे फ्लेक्स है। फिर आप एक्सटेंड करते हैं, नी जो है पेनफुल लिमिटेड एक्सटेंशन होता है ना। ये करने के बाद में ये जो लेग है, ये जो एरिया है, इसको यहाँ से आपने पकड़ा, और पकड़ने के बाद में इसको इस तरीके से आप एक्सटेंड कर रहे हो, आप इसको ऊपर ले जा रहे हो, यहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, यहाँ, ये ऊपर की तरफ आप ले जा रहे हो। तो इसको आप इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, और एलिसिट करता है ये पेन। और कहाँ पेन होता है, इस एरिया में, ये थाई वाला एरिया है, और थाई वाली एरिया के अंदर जो मसल होती है उसको हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं। क्या कहते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल। तो अगर हैमस्ट्रिंग पेन हो रहा है, ये कर्निंग साइन है, और अगर काप पेन हो रहा है, ये होमान साइन है। होमान साइन में तो पेन कहाँ होता है, काप में, और कर्निंग साइन में पेन कहाँ होता है, हैमस्ट्रिंग मसल के अंदर, जो कौन सी मसल है, थाई की मसल है। समझे बात को। इसके अलावा ब्रूड जींस की साइन, जो दूसरा साइन है मेनिंजाइटिस का, फर्स्ट साइन कौन सा था, कर्निंग साइन, और सेकंड साइन कौन सा माना जाता है, ब्रूड जींस की साइन। ब्रूड जींस की साइन जो होता है, इसके अंदर नेक जो होती है, मेनिंजाइटिस में नेक जो होती है वो रिजिड हो जाती है। इस रिजिड नेक को जब हम फ्लैक्स करते हैं, नेक में रिजिडिटी है, फिर भी हम इसको क्या करते हैं, फ्लैक्स करते हैं। जब आप रिजिड नेक का फ्लैक्स करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं पैसिवली नेक को, तो होता क्या है, ये जो एक्सट्रीमिटीज है, ये ऐसे थे पहले, इनका क्या हो जाता है, नी और एक्सट्रीमिटीज का ऑटोमेटिकली फ्लेक्शन हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, फ्लेक्स। तो अगर नेक को फ्लेक्स करने पे नी का फ्लेक्शन होता है, ये पॉजिटिव ब्रूड जींस की साइन है, ये भी मेनिंजाइटिस को इंडिकेट करता है। तो यह 4 साइन आपको यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। 2 साइन मेनिंजाइटिस के है, 1 साइन लोअर यूट्राइन सेगमेंट के सॉफ्टनिंग को बोलते हैं, और होमान साइन डीवीटी से संबंधित है। सब बातें क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, चाइल्ड एज 2 ईयर, बच्चे की उम्र कितनी है, 2 साल है, और उसको कंजेनाइटल राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो गई है। ये डिफेक्ट उसको है, हार्ट के अंदर डिफेक्ट है, राइट टू लेफ्ट शंटिंग। तो द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व, क्या चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या ऑब्जर्व करेंगे उसके अंदर, जिसमें राइट टू लेफ्ट शंटिंग होगी, है ना। तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट है ऑर्थोपनिया हो जाएगा, सेकंड है एलिवेटेड हो जाएगा हेमेटोक्रिट, थर्ड है एब्सेंट हो जाएगी पेडल पल्स, और लास्ट है एडिमा हो जाएगा एक्सट्रीमिटीज के अंदर। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, और शंटिंग लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट हो रही है। समझिएगा, राइट हार्ट जो होता है उसमें प्योर ब्लड है, राइट हार्ट जो होता है उसमें प्रेशर भी कम होता है बर्थ होने के बाद में, और इधर ब्लड जो है वो कैसा रहता है, इम्प्योर। राइट हार्ट में इम्प्योर ब्लड है, लेफ्ट हार्ट में प्रेशर ज्यादा है, और लेफ्ट हार्ट जो है इसमें प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है, प्योर। अब होगा क्या, शंटिंग किधर से किधर हो रही है, राइट टू लेफ्ट बोला है, तो ये साइड तो राइट है, ये राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो शंटिंग जो होती है वो राइट से लेफ्ट की तरफ हो रही है। किधर हो रही है, राइट से लेफ्ट की तरफ शंटिंग हो रही है। जब शंटिंग राइट से लेफ्ट होगी, इम्प्योर जब प्योर में मिलेगा, तो ये प्योर क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, और बॉडी को कैसा ब्लड सप्लाई होएगा, इम्प्योर।
जब बॉडी में इम्प्योर सप्लाई होएगा तो बॉडी में क्या देखने को मिलेगी, साइनोसिस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, साइनोसिस। बॉडी में क्या देखने को मिलेगी, साइनोसिस। तो जब बॉडी में साइनोसिस होएगी तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर ब्लू डिस्कलरेशन स्किन को साइनोसिस कहते हैं। और जब ये रहेगी तो बॉडी के कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, और आरबीसी जो होती है उसका प्रोडक्शन जो होता है वो बोन मैरो से ज्यादा होने लग जाता है। आरबीसी जो है उसका प्रोडक्शन क्या होने लग जाएगा, एक्सेस। ज्यादा आरबीसी बनेगी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीसाइथीमिया। इस कंडीशन को हम बोल देंगे पॉलीसाइथीमिया। और जब पॉलीसाइथीमिया होगा, आरबीसी ज्यादा होगी तो पैक सेल वॉल्यूम ज्यादा होगा, पीसीवी, और ये ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली हिमेटोक्रिट जो है उसकी वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश भी की है, एन एलिवेटेड हिमेटोक्रिट लेवल। ऑर्थोपनिया जो होता है वो लेफ्ट टू राइट जब शंटिंग होती है, हार्ट फेलियर होता है, उस कंडीशन में देखने को मिलता है। पेडल पल्स एब्सेंट होती है जब को एरेक्टेशन ऑफ एओर्टा होता है, अपर बॉडी को ज्यादा सप्लाई होती है, लोअर बॉडी को कम सप्लाई होती है, तब पेडल पल्स एब्सेंट होती है। और एडिमा एक्सट्रीमिटीज के अंदर भी हार्ट फेलियर के अंदर देखने को मिलता है, जब वीनस रिटर्न प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, इस समय एडिमा देखने को मिलता है एक्सट्रीमिटीज में। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। हिमेटोक्रिट बड़ा होगा, पैक सेल वॉल्यूम बढ़ी हुई, आरबीसी बढ़ेगी। रीजन है साइनोसिस, और साइनोसिस का रीजन है इम्प्योर का प्योर में मिलना और बॉडी को कैसे सप्लाई होना, इम्प्योर और बॉडी में क्या हो जाना, साइनोसिस। ऐसा साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज में देखने को मिलता है। कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस पसंद आ रहा है तो बोले यस, लाइक और शेयर करना ना भूले। ये इस तरीके की कंसेप्चुअल स्टडी नॉर्सेट 2021 की खोपड़िया में छेद करने के काम आएगी। तो करना चाहते हैं छेद, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट आप सीखना, पढ़ना, सुनना चाहते हैं तो जुड़ जाइए टीम नोवेल के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर ले, नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीम नोवेल के संग नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट देखिएगा। सवाल पूछ रहे हैं आपको, नॉर्मल रेंज बताओ सेंट्रल वीनस प्रेशर की। सीवीपी की नॉर्मल रेंज पूछी है, और ये होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर। सीवीपी जो होता है वो होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर, और इसकी नॉर्मल रेंज आपको पूछी है 5 से 15, 10 से 15, 5 से 10 और 10 से 20। सेंट्रल वीनस प्रेशर की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, जो आप लिखिएगा, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सेंट्रल वीनस प्रेशर। नॉर्मल रेंज ऑफ सेंट्रल वीनस प्रेशर सीवीपी, सेंटीमीटर H2O के अंदर। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, और ये होती है 5 से 15 सेंटीमीटर H2O। ए इज द करेक्ट वन। नॉर्मल रेंज जो होती है सेंट्रल वीनस प्रेशर की वो होती है 5 से 15 सेंटीमीटर H2O। थोड़ा बहुत हम सेंट्रल वीनस प्रेशर को जानने की कोशिश करते हैं, इसको मेजर कैसे करते हैं इसके बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस पिक्चर में देखिएगा, नॉर्मली क्या होता है, मरीज को फ्लैट लेटाते हैं सीवीपी को मेजर करने के लिए। सेंट्रल लाइन मरीज के लगी हुई होनी चाहिए, और सेंट्रल वीनस कैथेटर, इसी को सेंट्रल लाइन कहते हैं, वो लगी हुई होती है। इसके बाद में यहाँ पे एक फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस होता है, फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस इसको बोला जाता है। जो ये लाइन है आपकी हैंड का और आपके हार्ट का जो ये लेवल है, ये एक्सिस फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस कहलाता है। यही इसको जीरो पे काउंट करते हैं, इसको जीरो काउंट करते हैं, और यहीं से सीवीपी मॉनिटरिंग होती है कि नहीं है। ये 3 वे कैथेटर होता है, मैनुअल फ्लश यहाँ पे अटैच होता है, आईवी ट्यूबिंग्स होती है, ये प्रेशर बैग लगा होता है। ये सारा आईसीयू सेटअप में आप देख सकते हैं। और ये मैन मॉनिटर होता है जहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल केबल है वो अटैच होती है, और यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर होता है जिससे इलेक्ट्रिकल केबल अटैच होगी, और ये लगातार सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटर करते रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट तरीका होता है सीवीपी को मेजर करने का। फ्लोबोस्टैटिक एक्सिस को आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल वीनस कैथेटर ध्यान रखना है, और प्रेशर बैग और इलेक्ट्रिकल केबल और मॉनिटर, ये तरीका होता है सीवीपी को मेजर करने का। कुछ नॉर्मल प्रेशर है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो प्रेशर कौन कौन से होते हैं। तो एक प्रेशर होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर, सेंटीमीटर H2O में इसकी रीडिंग होती है 5 से, सेंटीमीटर H2O के अंदर इसकी रीडिंग हमने पढ़ी थी 5 से 15 सेंटीमीटर H2O। mm ऑफ Hg में पूछ लिया जाए तो 0 से 8 mm ऑफ Hg। सीवीपी का प्रेशर mm ऑफ Hg में 0 से 8 और सेंटीमीटर H2O में होता है 5 से 15 सेंटीमीटर H2O। इसके अलावा एक पूछा जाता है राइट एट्रियम का प्रेशर। तो ये जो सीवीपी है ये राइट एट्रियम का प्रेशर ही मेजर करती है, और वो भी सेम ही रहेगा फिर 0 से 8 mm ऑफ Hg। सीवीपी बोलो या राइट एट्रियम का प्रेशर बोलो, बात एक ही है। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो होता है वो 10 से 20 mm ऑफ Hg होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर नॉर्मल। इसके अलावा पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, इसी को अपन पल्मोनरी आर्टरी वेज और पल्मोनरी आर्टरी ओक्लूजन
के नाम से भी जानते हैं, पल्मोनरी आर्टरी वेज, पल्मोनरी आर्टरी ओक्लूजन या पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ये सारा का सारा एक ही है, 4 से 12 mm ऑफ एच जी। नॉर्मल वैल्यू है 4 से 12 mm ऑफ एच जी। इसके अलावा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जो होता है वो 4 से 6 लीटर पर मिनट। तो कुछ प्रेशर है जो आपको याद रखना है, 0 से 8, 0 से 8, 10 से 20 और 4 से 12, है ना। कौन कौन से प्रेशर, ये एग्जाम में ज्यादातर वैल्यूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीवीपी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस का क्वेश्चन बनता है, ये सब आपको याद रखना है। आगे लेके चलते हो, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। नेजल कैनुला से जब आप ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, एक पेशेंट को ऑर्डर किया गया, पल्मोनरी डिजीज का मरीज है, तो ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला को है सेट कितने पे करेंगे आप, 2 लीटर पे, 6 लीटर पे, 8 पे या 10 पे। नेजल कैनुला से ऑक्सीजन कितने लीटर पे सेटिंग रखेंगे आप, नेजल कैनुला से ऑक्सीजन जब देते हैं। जवाब लिखिएगा, 2 गलत है, ए आंसर खोटा जवाब है, 2 बहुत कम है, ये मिनिमम लिमिट है, हमें हमेशा मैक्सिमम लिमिट चूज करनी चाहिए। और नेजल कैनुला की मैक्सिमम लिमिट बहुत बढ़िया 6 लीटर, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कई लोगों ने सही जवाब दिया है, 6 लीटर जो है ये नेजल कैनुला से मैक्सिमम ऑक्सीजन देते हैं। देखिएगा ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेज की थोड़ी मोटी मोटी बात कर लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था ये नेजल कैनुला का था, और नेजल कैनुला से देखिएगा 22 से 24% ऑक्सीजन आप कंसंट्रेशन बना सकते हैं 1 से 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से। तो मैक्सिमम चूज करना होता है 6 लीटर, वहां पे करेक्ट आंसर था, 2 बहुत कम था, और 8 और 10 ज्यादा है, क्योंकि नेजल कैनुला से मैक्सिमम ही 10, 8, 6 लीटर आप डिलीवर कर सकते हैं। अगर सिंपल फेस मास्क की बात करें तो 40 to 60% कंसंट्रेशन बन सकती है, और 8 से 12 लीटर पर मिनट जो है वो आप ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। लेस देन 6 लीटर कभी भी नहीं लगाते, कोई फायदा नहीं है। 6 से कम सिंपल फेस मास्क से लगाने का फायदा नहीं होता है। नॉन रीब्रीदर जो है वो 80 to 100% ऑक्सीजन बनाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बनाता है, वो नॉन रीब्रीदर होता है, और 15 लीटर पर मिनट से इसमें देते हैं। 8 लीटर से कम देने इसका कोई फायदा नहीं है, 8 लीटर से कम कभी भी नहीं देते। और वेंचुरी मास्क जो होता है सीओपीडी के मरीजों में यूज करते हैं, एग्जाम का बहुत फेमस वाला है। वेंचुरी मास्क किस में यूज करते हैं, तो सीओपीडी वालों में वेंचुरी मास्क यूज करना है आपको। कंट्रोल प्रिसाइज अमाउंट होता है 24, 28, 35, 40%। कलर कोडिंग होती है, पूरा पढ़ेंगे डिलीवरी सिस्टम को फंडामेंटल के अंदर, यहाँ पे कलर कोडिंग रहती है। सीओपीडी वाले मरीजों के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन ना चली जाए इसलिए फिक्स लिमिट अमाउंट में देनी होती है, इसलिए वेंचुरी सबसे वहां पे सही तरीका होता है जो सही अमाउंट में ऑक्सीजन डिलीवर करता है और कंसंट्रेशन को सही अमाउंट में रखता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था, 6 लीटर, क्योंकि नेजल कैनुला का पूछा गया था। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा चेस्ट कंप्रेशन का क्वेश्चन है, और ध्यान से पढ़िएगा। पूछा जा रहा है जब आप कार्डियक कंप्रेशन परफॉर्म करते हैं एक एडल्ट क्लाइंट के अंदर, तो असेंशियल एक्सर्ट वर्टिकल डाउनवर्ड प्रेशर, ये देखिएगा वर्टिकल डाउनवर्ड प्रेशर आप एक्सर्ट कर रहे हैं मरीज के चेस्ट पे, और वो भी एरिया कौन सा होता है, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। कौन से एरिया पे आप चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम पे। वर्टिकली आप लोअर साइड के अंदर प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो कितना डिप्रेस करेंगे आप लोअर स्टर्नम को, कितना डिप्रेस करेंगे, जो लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम है उसको कितना सेंटीमीटर डिप्रेस करेंगे, 1.3 to 2 सेंटीमीटर, 2 to 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 to 4 सेंटीमीटर और 4 to 5 सेंटीमीटर। एडल्ट के अंदर जो कंप्रेशन रहता है वो कितना डिप्रेशन में जाना चाहिए, सीपीआर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया, डी इज द करेक्ट वन। 4 to 5, डेट से 2 इंच बोल दो या 4 से 5 सेंटीमीटर बोलो, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 4 से 5 सेंटीमीटर बोल दो, या आप क्या बोल दो, डेट से 2 इंच। टोटल कंप्रेशन डीप इतना जाना चाहिए आपका चेस्ट वॉल जब आप एडल्ट के अंदर देते हैं। बाकी चिल्ड्रन और इन्फेंट में कम होता है, इन चिल्ड्रन के अंदर 1 से डेढ़ और इन्फेंट में आधा से 1 इंच, ये इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे एडल्ट का पूछा इसलिए करेक्ट आंसर डी बनेगा, और कंप्रेशन दिए जाते हैं लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम के ऊपर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा इन चिल्ड्रन कार्डियक एनोमली द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इज, 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर जब कार्डियक एनोमलीज हो जाती है तो सबसे कॉमन फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कॉमन फाइंडिंग बताओ कार्डियक एनोमली वाली सिचुएशन में। चिल्ड्रन के अंदर बच्चे मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे, पहला ऑप्शन बोल रहा है। दूसरा डिलेड हो जाती है फिजिकल ग्रोथ। तीसरा साइनोसिस और क्लबिंग हो जाएगी फिंगर टिप्स का। और लास्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक एनोमली देखने को मिलेगी। कोई भी चिल्ड्रन में अगर कार्डियक एनोमली है तो कॉमन फाइंडिंग क्या है, तो पहला ऑप्शन है मेंटल रिटार्डेशन, जिसका कार्डियक एनोमली से संबंध नहीं है। ये तब होता है जब न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट होता है, तो ये तो खोटा जवाब है, ये बच्चों में नहीं देखने को मिलता जिनको कार्डियक एनोमली है।
मेंटल रिटार्डेशन ज्यादातर डाउन सिंड्रोम से संबंधित होता है, तो कार्डियक एनोमली से वो नहीं हुआ है, वो डाउन सिंड्रोम से। हाँ, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में कार्डियक एनोमली होती है, ये अलग बात है। तो ये इंटरलिंक्ड है, लेकिन कार्डियक एनोमली इटसेल्फ डाउन सिंड्रोम या कार्डियक एनोमली इटसेल्फ मेंटल रिटार्डेशन नहीं करता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री का कोई संबंध नहीं है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से, है ना। भले थी तो हो ये जरूरी नहीं है, और नहीं थी तो नहीं होगी ये जरूरी नहीं है कि नहीं। ये दोनों तो खोटे हो गए। अब साइनोसिस और क्लबिंग ऑफ फिंगरनेल साइनोटिक हार्ट डिजीज में ही देखने को मिलते हैं, ये साइनोटिक में होता है, ये साइनोटिक में नहीं होता है। जबकि हमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं पूछा, हमें तो ये पूछा कि कॉमन फाइंडिंग बताओ कार्डियक एनोमली में, इधर साइनोटिक है, साइनोटिक, सब में देखने को मिलेगी, वो कौन सी है। तो चाहे साइनोटिक हो चाहे एसाइनोटिक हो, सब में फिजिकल ग्रोथ जो है वो डिले हो जाएगी। ये दोनों ही तरीके के और हर कार्डियक एनोमली वाले बच्चों में देखने को मिलेगी। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डिलेड फिजिकल ग्रोथ। साइनोटिक, एसाइनोटिक, ऑब्स्ट्रक्टेड जिससे भी बच्चे रहेंगे उन सब में फिजिकल ग्रोथ जो है वो डिले जरूर देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा चीजें सारी काम की है, कंसेप्चुअल है, और अगर आपको समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो डेफिनेटली लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और विश्वास के साथ में पढ़िएगा, चीजों को आत्मसात करिएगा। नॉर्सेट 2021 की खोपड़िया में अगर छेद करना चाहते हैं तो ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, और मदद करना सीखे, मददगार बने, क्योंकि मदद करके ही हम जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे और इंसान होने का फर्ज निभा पाएंगे। तो शेयर जरूर करें, लोगों को, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। और नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ऐप नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक मरीज है जिसको राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो गया। मरीज को क्या हो गया, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो गया है। एक्सपेक्टेड टू कंप्लेन ऑफ, कौन से चीज की कंप्लेन करेगा वो मरीज, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या कंप्लेन करेगा। डिस्निया, एडिमा एंड फटीग, फटीग, वर्टाइगो एंड हेडेक, वीकनेस, पाल्पिटेशन एंड नोजिया, फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस व्हेन ब्रीदिंग। 4 तरीके का ऑप्शन लिखे हुए हैं। राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो गया है, क्या एक्सपेक्टेड कंप्लेन रहेगा मरीज का, जवाब लिखिएगा। राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, ये जो मरीज है इसका जो राइट वेंट्रिकल है ये पंप नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब राइट साइडेड हार्ट फेल हुआ है। तो जो लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना केवा और अपर बॉडी से जो सुपीरियर वेना केवा आ रही है, इसका ब्लड यहाँ पे खाली नहीं होगा, है कि नहीं है। और जो सिस्टमिक एरिया है वहां पे प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा जो है जो पंप होने वाला ब्लड है वो लेस रहेगा, हार्ट ज्यादा काम करेगा, तो प्रॉपर अमाउंट के अंदर बॉडी के सेल और टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो लंग्स का काम बढ़ जाएगा, तो सांस में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे डिस्निया इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जब बॉडी को ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होएगा तो थकान फील होगी, फैटिग वहां पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो लोअर बॉडी से अगर ब्लड आएगा नहीं तो लोअर बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा, तो पेरिफेरल एरिया में एडिमा डेवलप करेगा, क्योंकि विनस रिटर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि हार्ट ले ही नहीं रहा है, क्योंकि हार्ट राइट साइड का हार्ट तो फेल हो गया है, तो उसकी वजह से एडिमा भी देखने को मिलेगा। तो डिस्निया, एडिमा और फटीग, ये तीनों सिम्टम राइट साइडेड हार्ट फेलियर से संबंधित जरूर देखने को मिलेंगे। वर्टाइगो का संबंध राइट साइडेड हार्ट फेलियर से, हेडेक का संबंध नहीं है। पाल्पिटेशन, नोजिया का संबंध इससे नहीं है, है ना। और फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस व्हेन ब्रीदिंग, ये संबंध सीधा राइट हार्ट फेलियर से, ये लेफ्ट के अंदर ज्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए बनेगा, डिस्निया, एडिमा एंड फटीग। ये तीनों सिम्टम जो है एक्सपेक्टेड कंप्लेन मरीज की हो सकती है जिसको राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ये उसकी कंप्लेन हो सकती है कि जब वो चलता है तो सांस में दिक्कत होती है, पाँव में सूजन रहती है, थकान रहती है, इसका मतलब उसको राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने सही से इसको हैंडल करने का कोशिश किया है। मैं लेके चलता हूँ आगे क्वेश्चन की तरफ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, शेयर जरूर करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, जितने लोगों तक कर सकते हो। शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी हम मैक्सिमम लोगों की मदद कर पाएंगे, मददगार बने। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मददगार बने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और बिलीव सिस्टम जो है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। वो एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया कि गुरुजी जो घोड़े हैं सारे के सारे, उन सब घोड़ों को बांध दिया, लेकिन एक घोड़ा जो है उसको बांधे कैसे, रस्सी नहीं है। तो गुरुजी ने बोला कि रस्सी नहीं है, घोड़ा कैसे बांधोगे। इसके ऊपर विचार करके बोला कि तुम जाओ और जैसे तुमने सब घोड़ों को बांधा वैसे ही इस घोड़े के भी क्या करो कि गले के अंदर ऐसे रस्सी घुमा रहे हो वैसे हाथ घुमा दो, और फिर उस हाथ को ले जाके किसी खूंटी के पास में हाथ को और घुमा दो।
तो शिष्य जाता है और वहां जाके उसने क्या किया, वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने बताया। वो रस्सी तो थी नहीं, उस घोड़े के गले में हाथ घुमाया और दूसरा हाथ जो है वो खुट्टी की तरफ घुमा दिया और घोड़ा दूसरे बंधे हुए घोड़ों के पास में खड़ा हो गया। शिष्य ने सोचा कि गुरुजी रात को घोड़ा कहीं चला गया, तो बोला कहीं नहीं जाएगा, ये घोड़ा बंध चुका है। और पूरी रात घोड़ा खड़ा रहा। सुबह जब सारे घोड़ों को रिलीज किया तो सब घोड़े निकल गए, वो घोड़ा अभी भी खड़ा है। तो गुरुजी ने, शिष्य ने बोला गुरुजी ये घोड़ा क्यों नहीं जा रहा? तो बोला तूने अभी तक उसको खोला तो नहीं है ना? तो बोला इसको तो बंधा हुआ कहाँ है? बोले तूने उसको बांधा था, वो घोड़ा समझ चुका था और अब तुम उसको खोलोगे तब ये घोड़ा जाएगा। तो शिष्य वैसा ही करता है, खुट्टी के पास में हाथ घुमाता है, घोड़े के गले में हाथ घुमाता है और घोड़ा बड़ी स्पीड से भागता है। तो ये क्या था? ये छोटी सी कहानी सीख देती है कि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब घोड़े ने समझ लिया कि वो बंधा हुआ है तो वो बंधा हुआ था, रस्सी की जरूरत नहीं थी। और अगर घोड़ा ये कभी विश्वास नहीं करता तो कभी भी नहीं बंध पाता। तो विश्वास करिएगा कंटेंट के ऊपर, चीजों पे विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली जॉब लगेगी। बाकी सारे घोड़े चले जाएंगे आगे, अगर आपने विश्वास नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। तो सब घोड़ों के साथ में रहना है तो विश्वास करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिंदगी के अंदर। और अपने आप पे विश्वास करिएगा, अपने माता पिता पे, अपने गुरुजनों पे विश्वास करिएगा। मैं लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, क्या बोल रहा है कि द नर्स वुड प्रायोरिटाइज केयर एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट, द क्लाइंट हु शुड गेट प्रायोरिटी इज वन विद। मरीज जो है, नर्स जो है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं केयर को और प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रीटमेंट को। तो क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी वहां पे? पहला है हेड इंजुरी वाले को पहले प्रायोरिटी देंगे, फ्रैक्चर फीमर वाले को पहले प्रायोरिटी देंगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाले को पहले प्रायोरिटी देंगे, या पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल वुंड वाले को पहले प्रायोरिटी देंगे? कौन से मरीज को प्रायोरिटी देंगे? जब आप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट का प्रायोरिटाइज कर रहे हो, लिस्ट बना रहे हो, पहले प्रायोरिटी कौन से मरीज को मिलेगी? बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। हमेशा कार्डियक है ना, कार्डियो एयरवे और ब्रीदिंग है ना, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग, यही हमारी प्रायोरिटी रहती है। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाले मरीज में कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना। ये हार्ट वो हार्ट नहीं है जो सफिशिएंट ब्लड को पंप करे, और बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक बहुत ही खतरनाक टाइप का एरिथमियाज है, वीएफ, और उसको ट्रीट करना पड़ेगा डिफिब्रिलेटर के द्वारा। डिफिब्रिलेटर यूज करके इस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीएफ यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इश्यू है और इसको हमेशा प्रायोरिटी ट्रीटमेंट के रूप में हम रखेंगे। हेड इंजुरी है हमारी, लेकिन वीएफ से ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है ना, इसको असेस करेंगे लेकिन कुछ टाइम दे सकते हैं। फ्रैक्चर पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल वुंड जो है इसमें भी कुछ समय ले सकते हैं पर वीएफ में नहीं, और फ्रैक्चर फीमर में लंबा समय ले सकते हैं, कोई ज्यादा इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक इश्यू नहीं है। तो बाकी तीन कंडीशन से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस और सीरियस कंडीशन है, जहां पे मरीज को कुछ ही सेकंडों में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो उसमें वीएफ हमें फिब्रिलेट करना पड़ेगा मरीज को विद डिफिब्रिलेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन है, द क्लाइंट रिटर्न टू द क्लिनिक ए वीक आफ्टर डिस्चार्ज होने के एक सप्ताह बाद में मरीज क्लिनिक आता है, लेग फ्रैक्चर के एक वीक बाद में। फ्रैक्चर वाज कॉम्प्लिकेटेड बाय ए क्लॉट इन द राइट लेग, फ्रैक्चर में राइट लेग में क्लॉट बन गया था, विच द क्लाइंट ऑन कोमोडिन थेरेपी, और उसको कोमोडिन शुरू कर दिया, दैट इज वारफ्रीन, उसको वारफ्रीन देना शुरू कर दिया। द क्लाइंट नाउ हैज ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ 24 सेकंड, और अब उसका पीटी टाइम जो है वो 24 सेकंड हो चुका है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो 24 सेकंड है। फॉलो अप केयर प्लान फॉर द क्लाइंट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट दीज रिजल्ट आर। अब जब पीटी टाइम 24 है विद कोमोडिन थेरेपी, तो आप क्या करेंगे वहां पे? पहला है अबव नॉर्मल है, थेरेपेटिक रेंज में है। दूसरा है बिलो नॉर्मल है और थेरेपेटिक रेंज के अंदर है। तीसरा है नॉर्मल है और एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है। और लास्ट है अबनॉर्मल है और उसको टेस्ट जो है उसको रिपीट करने की जरूरत है। 4 ऑप्शन है। क्या इस सिचुएशन से आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम की जो रेंज है 24, ये किस तरह की है? नॉर्मल जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, नॉर्मल जो पीटी टाइम होता है, पीटी आईएनआर जो हम चेक करते हैं, उसमें जो नॉर्मल पीटी टाइम है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, उसकी वैल्यू होती है 12 से 14 सेकंड, है ना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे 13.5 बोलते हैं, 13.5 बोलते हैं, मैं 14 बोल देता हूँ। 12 से 14 सेकंड जो है ये होती है पीटी टाइम नॉर्मल। लेकिन जब वारफरीन ले रहे हैं या कोई भी एंटीकोएगुलेंट ले रहा है मरीज, पेरिन और वारफरीन, तो ये अपने नॉर्मल वैल्यू से 2 से 2.5 गुना ज्यादा होती है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू वहां पे हम कर देते हैं 24 से 28 और 30, लगभग 30 सेकंड तक ये नॉर्मल है। तो 24 से 30 सेकंड तक ये नॉर्मल मानी जाती है विद एंटीकोएगुलेंट। तो एंटीकोएगुलेंट चल रहा है और अगर ये 24 है
तो है तो ज्यादा, मतलब नॉर्मल वैल्यू होता है 12 से 14, तो इससे तो ये ज्यादा ही है, तो ये अबव नॉर्मल है, नॉर्मल से तो ये ज्यादा है, लेकिन जो थेराप्यूटिक रेंज है उसके अंदर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ए, कि नॉर्मल से तो अबव है लेकिन ये थेराप्यूटिक रेंज के अंदर होता है, क्योंकि जब आप वारफरिन दे रहे हो उसका काम था ब्लड को थिन करना, और थिन होगा तो डेफिनेटली पीटी टाइम बढ़ा हुआ होगा। तो थेराप्यूटिक रेंज है, हम इस रेंज में रखना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मल रेंज में रहेगा तो उसको थ्रोम्बस बन रहा है, तो इस रेंज में रख रहे हैं लेकिन नॉर्मल से ये ज्यादा है, इसलिए करेक्ट आंसर ए बनेगा। बी, सी और डी तीनों स्टेटमेंट खोटे, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, अगर आपको डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज के कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा, इस लोगो के साथ में इस ऐप को आज ही इंस्टॉल कर दीजिए और टीम नोवल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके आपको रेटिंग दे दीजिए और इंपोर्टेंट रिव्यू लिख दीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टीम नोवल का, जहां पे आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा टीम नोवल के द्वारा। नॉर्सेट 2021 के लिए टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, इमेज बेस्ड के क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। लेकिन करना क्या है, ऐप को इंस्टॉल करना है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी टीम नोवल की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन बढ़िया और कंसेप्चुअल सुन पढ़ रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपोर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।